हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गा शुक्ला और आज जीएस फोरम के इस ऑफिशियल चैनल से मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस का एक मॉडल, डैनियल गोलमैन मॉडल के बारे में। आपको एबिलिटी मॉडल और ट्रेट मॉडल दोनों पढ़ा दिए गए हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावनात्मक बुद्धि के कुछ डिफिनीशंस बताए गए हैं, कुछ चैलेंजेस बताए गए हैं कि सिविल सर्विसेज में कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं और उनको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करके। जब इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल कॉम्पिटेंस इनकी बात उभरी तो इससे पहले एक ऑलरेडी टर्म विलियम स्टर्न ने दिया था। एक कॉन्सेप्ट है आईक्यू का, इंटेलिजेंट क्वोशेंट कहा जाता है उसको। जनरल टर्म में हम लोगों की बुद्धि, विवेक, उनकी क्षमता का आकलन करने के लिए जिस टर्म का बार 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 हम प्रयोग करते हैं उसको हम कहते हैं आईक्यू, कि किसी पर्सन का आईक्यू कितना है। जिसका जितना ज्यादा आईक्यू होता है हम ये मानते हैं कि उसकी कॉम्पिटेंस यानी उसके कार्य करने की जो क्षमता होती है वो उतनी ही बेहतर होती है। समय आया 1990 का, जब सॉल्वे एंड मेयर, दो साइंटिस्ट थे, सॉल्वे और मेयर, दोनों एक्चुअली साइंटिस्ट ना कह के हम इन्हें कहें कि साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक नया टर्म प्रतिपादित किया, एक नया टर्म दिया जिसका नाम रखा गया इमोशनल क्यूशेंट, ईक्यू। आईक्यू की जगह, इंटेलिजेंस की जगह ये प्राथमिकता देते हैं किसको? इमोशंस को। क्योंकि इमोशंस इसलिए प्राथमिकता दी गई कि कहा जाता है अगर आप ह्यूमन की ही बात करें, क्योंकि जनरली ईक्यू की बात होती है वो ह्यूमन में ही कंसीडर की जाती है, तो ह्यूमन या मैन के टर्म में बात करें तो मैन इज ए सोशल क्रिएचर कहते हैं, लेकिन मैन ना कह के इसका ह्यूमन कहना हमेशा बेहतर होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना है। सिर्फ इंटेलिजेंस से देखा गया कि कई बार होता है कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं लेकिन उनके अंदर जो भावनात्मक बुद्धि वाली बात होती है, जो भावना का विकास होना चाहिए, वो उस तरह नहीं होता। तो चाहे जितने इंटेलिजेंट हो जाएं लेकिन कहीं ना कहीं समाज में वो स्थान प्राप्त नहीं कर पाते। हाँ, आर्थिक रूप से प्राप्त करते हैं लेकिन जब बात सामाजिक रूप की आती है तो शायद नहीं प्राप्त कर पाते। यानी कि देखो, अब एक वर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, बेस्ट पर बाद में आएंगे। वर्स्ट एग्जाम्पल था, एक इंटेलिजेंट आदमी था पाकिस्तान तालिबान रीजन का, बराक, और ये ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ऐसा इंटेलिजेंट पर्सन ऐसी बढ़िया डिजाइन बनाता है, निगेटिव चीज के लिए बनाता है, कि अमेरिका जैसा देश जो ये क्लेम करता है कि एक सुई भी फेंक दो समुद्र में तो हम उसे ढूंढ लाएंगे, वो अपने यहाँ दो जहाज नहीं ढूंढ पाते हैं कि क्या ये एनिमी कैप्चर्ड हैं या हमारे टेरिटरी में जो घूम रहे दो दो जहाज हैं वो हमारे फेवर्ड हैं या कैप्चर्ड, नहीं ढूंढ पाते। क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था, उसने ट्विन टावर पर अटैक किया, एक निगेटिव कार्य किया उसने एक इंटेलिजेंट पर्सन होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो इमोशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो भावना का कॉन्सेप्ट था, वो उसके अंदर छीण हो गया था या खत्म हो गया था। ऐसा धीरे धीरे, ये तो बहुत वर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया समझाने के आपको। फिर आते हैं थोड़े मीडियम रेंज पर, देखते हैं कि बहुत से ऐसे आपको फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इंडियन रिस्पेक्ट की, तो मिलेगा कि एक इंटेलिजेंट पर्सन जो आईएएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है, एक पॉलिटिकल लीडर है, इतनी बड़ी पोस्ट पर, मुख्यमंत्री जैसे पोस्ट को होल्ड कर चुका है, मतलब प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी गवर्नर के बाद होता है, तो वो रियल टर्म में देखा जाए तो वो मुख्यमंत्री होता है। लेकिन जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार था या एक बार मुख्यमंत्री रह चुका है, उसके अंदर इंटेलिजेंट है तभी तो वहां तक पहुंचा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भावनात्मक बुद्धि उसके अंदर उतनी विकासात्मक नहीं रही जिससे कि वह एक डिसीजन प्रॉपर तरीके से ले सके। ऐसा हम आईएएस अधिकारियों में भी देखते हैं, आईपीएस अधिकारियों में भी देखते हैं। आखिर इस पेपर को इंक्लूड करने का, इस टॉपिक को इंक्लूड करने का कुछ तो वजह रहा होगा कि यूपीएससी ने इसको डाला, नहीं तो ऐसे कोई सब्जेक्ट तो डाल नहीं दिया जाता। क्योंकि देखा गया कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंट पर्सनालिटीज को यूपीएससी सेलेक्ट कर रही है उनके अंदर कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्यूसेंट कम पाया जा रहा है। अगर उनके अंदर इमोशंस कम होंगे, अगर एम्पैथी सिंपैथी का कॉन्सेप्ट उनके अंदर नहीं होगा, खुद को मैनेज नहीं कर पाएंगे, समाज को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो वो काम कैसे करेंगे? क्योंकि सोशल अफेयर में हमें काम करना था, उन्हें, आपको भी करना है। आप सेलेक्ट होने के बाद जाएंगे, ऐसे कई ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले जिसमें आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो अपने इमोशंस को पूरी तरह से बैलेंस नहीं कर पाते, वो जान नहीं पाते अपनी क्षमता के बारे में, समाज की क्षमता के बारे में।
अपने अवेयरनेस यानी इस यही दो चीजों पर मतलब अपना अवेयरनेस यानी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और सेल्फ सोशल अवेयरनेस, इसी चार चीज पर ही पूरा का पूरा मॉडल बेस्ड है। डैनियल गोलमैन में कोई ऐसी नई चीज नहीं कही गई जो आपको नहीं पता है, बस जो नहीं पता है वो ये कि उसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखे कैसे, प्रॉपर तरीके से क्योंकि लिखना भी तो है, आपको पता हर चीज है, बस ये है कि उसको हम समराइज कर देंगे, एक सिस्टमेटिक अप्रोच में दे देंगे। तो देखो डैनियल गोलमैन जब आते हैं 1995 में, तो 96 में एक किताब पब्लिश करते हैं कि वाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाई इट कैन बी मोर इंपॉर्टेंट देन IQ। इसी किताब में पहली बार ये इमोशनल इंटेलिजेंस की बात को कहते हैं। हालांकि इनसे 5 साल पहले सॉल्वे और मेयर ने 1990 में ही ये टर्म क्वाइन कर दिया था इमोशनल इंटेलिजेंस का, यानी भावनात्मक बुद्धि का। लेकिन इसको इवन कहें तो पॉपुलैरिटी मिली किससे, डैनियल गोलमैन के मॉडल से। जो मॉडल सॉल्वे और मेयर ने दिया था वो एबिलिटी मॉडल है, मिक्स मॉडल है और ट्रेट मॉडल, 3 और मॉडल्स इसके अलावा पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है कौन सा, डैनियल गोलमैन का मॉडल, जो ये बात बताता है कि कैसे एक व्यक्ति जो सिविल सर्वेंट बन रहा है, अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव में देखा जाए, अब वहां से हटते हैं, इन्हीं चीज को इंडियन सिनेरियो में ले आते हैं कि इंडियन सिनेरियो में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके अलावा जो सोसाइटी अपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू मॉडिफाई कर रही है, करप्शंस बढ़ते चले जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी कम होती चली जा रही है, लोगों के अंदर सहनशीलता कम होती चली जा रही है, जो परोपकार, सिंपैथी, इम्पैथी, फियर, एंगर, इनका जो मैनेजमेंट होता है, जो पर्सनल लेवल पर जो भावना डेवलप होती है वो यही तो होती है। किसे कहेंगे, जो आपकी अपने अंदर जो भावना जन्म ले रही है, डेवलप हो रही है, इमोशंस जो डेवलप हो रहे हैं वो कौन कौन से, पहला देखें तो जॉय यानी खुशी, हैप्पीनेस, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, और देखें तो एकदम बेसिक टर्म में बात करें तो गुस्सा यानी डर यानी एंगर, फियर, जॉय, हैप्पीनेस, वर्च्यू, ऑनेस्टी, ये सारी की सारी आपके अंदर भावना ही तो है। चोरी न करना ये भावना ही तो है, किसी को मारना नहीं मारना है कि नहीं मारना है, किसी को परेशान करना है कि नहीं करना है, किसी के ऊपर गुस्सा करना है कि नहीं करना है, किसी के ऊपर दया करनी है कि नहीं करनी है, यह हमारे अंदर भावनात्मक बुद्धि का, भावनात्मकता का ही तो विकास हो रहा है, इमोशंस ही तो डेवलप हो रहे हैं। इन्हीं इमोशंस को, क्योंकि ये आप एक एज ए इंडिविजुअल एक सोसाइटी में काम कर रहे होते हैं, जब आप फैमिली लेवल पे बात करते हैं तो जब आप पीछे उठ के देखे होंगे तो पढ़ाया गया ना कि व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली एंड इंस्टीट्यूशन एंड प्राइमरी इंस्टीट्यूशन एंड अदर इंस्टीट्यूशन टू इन्फ्लुएंस अ बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। तो वही जो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में चेंज आ रहा है एक सिविल सर्वेंट के अंदर, वो आ रहा है किससे, अलग अलग भावनात्मक यानी कि जो इमोशनल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं उससे। और वही जो इमोशंस आपके अंदर डेवलप हुए उनको अपने बारे में जानना, ये कहता है सोशल सेल्फ अवेयरनेस। ये पहला कॉन्सेप्ट है डैनियल गोलमैन का। और जब आप अपने बारे में जान गए, अपनी वीकनेस के बारे में, अपने स्ट्रेंथ के बारे में अपनी एनालिसिस करके बैठ गए, उसके बाद आपके अंदर जो डेवलप होता है वो होता है खुद का मैनेजमेंट करना, यानी सेल्फ मैनेजमेंट। ये दूसरा चीज है गोलमैन मॉडल का। देखो आपको जनरली किताबों में मिलेंगे 5x5 है नहीं, सिर्फ चार पार्ट में डिवाइड है। बहुत छोटे से डायग्राम में मैंने बता दी, पहले आप समझ लो, जान लो, हर एक चीज के बारे में डिफिनीशन मैंने पूरी स्लाइड में दे रखी है, इसलिए 1% आपको मैं कह रहा हूं किसी किताब में आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना कंटेंट मैंने अपनी स्लाइड में लिखा हुआ है। बस आप समझिए और समझिए अपने टर्म में। एक बार आप समझ गए ना कि हाँ ये कहना क्या चाह रहे हैं, चाहे कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आए आप लिख ले जाओगे। पहली चीज वही है कि टू नो अबाउट योर सेल्फ, इट मीन्स सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागरूकता। और जब आप अपने बारे में जान गए, अपनी चीजों के बारे में जान गए, तो उसका क्या करेंगे, आप मैनेजमेंट करेंगे, प्रबंधन करेंगे कि जो गलती, जो हमारी जैसे मान लो कमियां हैं, अपने बारे में जागरूक हुए, अपनी एनालिसिस किए तो जाने कि हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, हमें कहाँ चीज़ों को कम करना है, हमें कहाँ चीज़ों को इम्प्रूव करना है। तो ये सारी चीज़ें जो करना है, what to do, what not to do is called the management. So the second concept come with the self management, यानी स्व का प्रबंधन, खुद का प्रबंधन करना है। अब जब अपने बारे में जान गए, अपना प्रबंधन कर लिए, उसके बाद आते हैं हम कहाँ, सोसाइटी में। आप सेलेक्ट हुए एज एन ऑफिसर, आपको अपॉइंट किया गया कि सोशल वर्क के लिए आप जा रहे हैं, सिविल सर्वेंट हैं, जनता में काम करेंगे, सोसाइटी में काम करेंगे। तो जब सोसाइटी में आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सोसाइटी के बारे में जानेंगे।
अभी आप अपने बारे में जान गए, अपना मैनेजमेंट खुद कर लिए। अब देखते हैं सोसाइटी जहां आप जा रहे हैं। अब सोसाइटी की चीजों को आपको जानना है, एज इट इज एक्सेप्ट करना है, ठीक। तो बात आती है तीसरे चीज की, वो होता है क्या, सोशल अवेयरनेस। सोसाइटी में पहुंचे, सोसाइटी की चीजें चीजें जानना शुरू किया कि हाँ ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, और अपना जो अवेयरनेस और मैनेजमेंट था, इसके साथ सोसाइटी की जो अवेयरनेस है इसको ओवरलैप करेंगे, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। अब कुछ डिफरेंसेस मिलेंगी, कुछ सिमिलरिटीज मिलेंगी। ऐसा तो है नहीं कि जो आपके अंदर अच्छाइयां वो सामने वाले के भी अंदर हो, कुछ डिफरेंसेस भी आपको मिलेंगे। तो अपनी अच्छाइयों को अपने पास रखते हुए सामने वाले की चीजों को एक्सेप्ट करना, यही आपको सिंपैथी और इम्पैथी का कॉन्सेप्ट मिलेगा। जब आप सिंपैथी में देखेंगे तो सामने वाले की चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट करना, इज कॉल्ड सिंपैथी, और उसको अपने ऊपर लेके फील करना, इज कॉल्ड इम्पैथी। यही तो दया सहानुभूति में अंतर हो जाता है। सहानुभूति है समानुभूति। पहले सहानुभूति है, वो कष्ट में है तो उसके साथ सहानुभूति है, लेकिन उसके कष्ट को जब आप अपनी तरह मानते हैं कि हाँ ये कष्ट को एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं, खुद में फील करते हैं, तो वो हो जाती है समानुभूति, सम की अनुभूति, यानी वो हो जाती है क्या, एम्पैथी। फिर जब सोशल अवेयरनेस हो जाता है, उसके बाद हम आते हैं अगले टर्म पर लेके, और वो होता है सोशल मैनेजमेंट, यानी सामाजिक प्रबंधन। पहले स्व जागरूकता, फिर स्व प्रबंधन, फिर सामाजिक जागरूकता, फिर सामाजिक प्रबंधन, इसी 4 चीजों में। और अंत में जो हम करेंगे वो करेंगे एक टीम वर्क, कोलैबोरेशन, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। उसका जो हमारा आपने पीछे पढ़ा होगा ना एटीट्यूड में जाके, कि हाउ द एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स इनटू आवर बिहेवियर, कि कैसे अभिवृत्ति होती है हमारे व्यवहारगत परिवर्तन को दर्शाती है। तो जब इतनी सारी चीजें आप तीनों फेज में जान गए, तो जब आखिरी फेज में सोशल मैनेजमेंट की बात आती है, वहां मैनेजमेंट की बात आती है, यानी कि सामाजिक प्रबंधन की जब बात आती है, तो उसका आखिरी स्टेप हमको मिलता है टीम वर्क, क्योंकि आपको एक टीम दी गई है, उसी के साथ आपको समाज में काम करना है। तो ये तो दिया गया किसी और रिस्पेक्ट में, लेकिन उसको हम सिविल सर्विसेज के रिस्पेक्ट में इसी तरीके से पढ़ते हैं। तो यही 4 चीजें डैनियल गोलमैन मॉडल में पढ़नी है। स्लाइड बनी हुई है लगभग टोटल 30। तो ये पूरा का पूरा गोलमैन मॉडल था। तो दिमाग में बैठाइए और एक सिस्टमेटिक डायग्राम बनाइएगा, आराम से निकल जाएगी। चलो तो देखते हैं डैनियल गोलमैन ने अपने मिक्स्ड मॉडल में कहा क्या। ये भी वही कह रहे हैं कि नेतृत्व प्रदर्शन को संचालित करने वाली दक्षताओं और कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला के रूप में भावनात्मक बुद्धि पर केंद्रित है। यानी किस चीज पर फोकस्ड है इमोशनल इंटेलिजेंस, वाइड एरे ऑफ कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स। यही तो चीज बता रहा था मैं कि अपनी जो कौशल है, अपनी जो दक्षता है, उसी पर केंद्रित है ये पूरी तरह से। ठीक, आगे देखते हैं कि कह रहा है कि भावनात्मक दक्षताएं जो होती हैं जन्मजात प्रतिभाएं नहीं है, यानी कि बाई बर्थ तो ये होती नहीं है। पहली चीज जान लीजिए। हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस होता है बाई बर्थ, बस इमोशनल कॉम्पिटेंस की बात कर रहा है यहाँ, देखो दक्षता की बात कर रहा है, कॉम्पिटेंसीज की बात कर रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस तो हम पैदा हुए तो हम कुछ ना कुछ इमोशंस के साथ पैदा होते हैं, लेकिन जब उन इमोशंस के बारे में जानते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं अपने आस पड़ोस में, एज ए बच्चा की बात करें, आप सिंपलेस्ट डिफिनीशन से उठा के देखो तो एक बच्चा पैदा होता है, जब शुरुआत में अगर मान लो 6 महीने या 1 साल का है, तो उसके अंदर भावनाएं होती हैं। और वही भावनाएं जैसे क्या होता है, उसको प्यार करिए तो वो खिलखिला के हंसने लगेगा, उसको डांट दीजिए, एक बार को डांटिए, वो डांटने का मतलब नहीं समझता, लेकिन आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी आवाज, आपका इंटोनेशन, आपकी बातों को देख के उसको लगता है कि हाँ अब हमें डरने की जरूरत है, तो वो डर के रोने लगेगा। सेम चीजें देखिए, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, एकदम कोरा कागज है उसका ब्रेन, लेकिन क्या है कि अपने माँ को देखता है, अपने बाप को देखता है, अपने परिवार के लोगों को देखता है, तो वो क्या होता है, खिलखिला के हंसने पड़ता है, उनकी तरफ लपकता है कि पकड़ लेते हैं। ये सबसे बेसिक स्टेप ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। लेकिन जब वही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, अभी उसके अंदर आप बच्चे को देखिए, तो आप बच्चा उसके घर का है, अगर उसके घर का कोई है तब भी उससे खुद खिलखिला के बात करेगा, दूसरे घर का है तब भी बात करेगा। आप कहीं बस में, ट्रेन में सफर कर रहे हो, और मान लो कोई फैमिली है जो 1-2 साल के बच्चे को लेकर चल रही हो, तो आप देखेंगे कि जो उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप हुआ है ना, जो उसके अंदर भावनात्मक बुद्धि का विकास हुआ है, बुद्धि वाली बात कहें, तो वो जब बुद्धि का विकास हुआ है तो वो आपकी तरफ हाथ मिलाएगा, आपके साथ बैठेगा, अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो देखने की कोशिश करेगा, आप कुछ इशारे करिए तो उसके बदले में कुछ न कुछ टाटा करिए तो टाटा करने लगेगा। यानी ये चीजें डेवलप हो गई, जन्मजात होती हैं। लेकिन जब इमोशनल कॉम्पिटेंसीज की बात आती है, दक्षता की बात आती है, तो जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, मान लीजिए 5-6 साल का हो गया,
धीरे धीरे क्रमिक विकास के रूप में देखें तो जब 6-7 साल का हो जाता है, इस फेज में आता है, तो वो बहुत अच्छी तरह पहचानता है कि कौन हमारे घर का है, कौन हमारे घर का नहीं है। उसके बाद उस बच्चे से कहिए कि आओ बेटा तुमको घुमा लाते, वो नहीं जाएगा। एक साल के बच्चे से कहिए, वो चला जाएगा। उसको आप पकड़ेंगे, वो आपकी तरफ लपक के आएगा, आप चाहे जहां ले जाओ, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी उसके अंदर डेवलप है इमोशनल इंटेलिजेंस। लेकिन जब इमोशनल कॉम्पिटेंस डेवलप हो जाएगा, वो चीजों को जानने लगेगा, हर चीज के बारे में एनालिसिस करने लगेगा। वो गोलमैन मॉडल के सेकेंड फेज में जब हम उतरते हैं, सेल्फ अवेयरनेस के बाद सेल्फ एनालिसिस पर, तो जब वो एनालिसिस करने लगेगा तब वो कहेगा नहीं यार तुम हमारे घर के, हम नहीं जाएंगे। तो यही जो कॉम्पिटेंसीज होती हैं, सामाजिक जो भावनात्मक दक्षता होती है, वो जन्मजात नहीं होती, लेकिन भावनात्मक बुद्धि जन्मजात होती है। ये सीखी हुई क्षमताएं हैं। इमोशनल कॉम्पिटेंस या सामाजिक भावनात्मक दक्षताएं जो हैं, वो क्या है, एक लर्नड कैपेबिलिटीज हैं। ठीक, अब वही है कि किसी भी तरीके से क्या करता है कि एक व्यक्ति सामान्य भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि जो जनरल इमोशनल इंटेलिजेंस है उसके साथ पैदा होते हैं, जो भावनात्मक दक्षताओं को सीखने और उनकी क्षमताओं को निर्धारित करने का कार्य कर रहा होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपसे पूछ दे कि गोलमैन ने एग्जैक्टली कहा क्या है इमोशनल कॉम्पिटेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, तो ये उसकी डिफिनीशन है। डिफाइंस कैसे, गोलमैन ने डिफाइन किया इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे, कि द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू रिकॉग्नाइज आवर ओन फीलिंग। सबसे पहले क्या करते हैं, आप अपनी भावनाओं के बारे में जानते हैं, उनके पहचानते हैं, यानी अपनी भावनाओं को जानना, फिर दूसरे की भावनाओं को जानना। मतलब इसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला, अपनी भावना को जानना, अपनी भावना को मैनेज करना, दूसरे की भावना को जानना, दूसरे की भावना को मैनेज करना। अब जब दोनों के बारे में जान गए, दोनों को मैनेज कर लिया, फिर होता है कि जो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है, वो डिफाइन होता है किस चीज से, एटीट्यूड से। यानी फर्दर इमोशनल इंटेलिजेंस भी है ना, किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिफ्लेक्शन लेवल पर आके एप्टीट्यूड पर, यानी अभिवृत्ति पर। एप्टीट्यूड नहीं, एटीट्यूड पर, यानी आपके अभिवृत्ति पर। यही तो चीज थी। तो भाई ये भी कह रहे हैं कि अपनी और दूसरे की भावनाओं को पहचानना, खुद को प्रेरित करना, यानी खुद को वो उस पर क्या कर रहे हैं, मोटिवेट करना, अपने और अपने रिश्तों में भावनाओं को अच्छी तरह प्रबंधित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। वही 4 स्टेप इन्वॉल्व हो गए। टू नो आवर इमोशंस, टू मैनेज आवर इमोशंस, टू नो द इमोशन ऑफ अदर, टू मैनेज द इमोशन ऑफ अदर, एंड देन डेवलप द इमोशनल कॉम्पिटेंसी, यानी सामाजिक भावनात्मक दक्षता को अपने अंदर उत्पन्न करना। यही 5 स्टेप में गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफाइन किया है। तो ये डिफिनीशन याद रखिएगा, सिंपलेस्ट टर्म में याद रखिए, आसानी से लिख ले जाएंगे। बात आती है, जब हम अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले आपको कि इमोशनल इंटेलिजेंस की, कि इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म किसने दिया, कभी आपको लिखना भी हो। और जो पहला मॉडल है ना, इनका एक मॉडल भी है, इसको कहा जाता है एबिलिटी मॉडल, जिन्होंने दिया था 1990 में। ठीक, एबिलिटी मॉडल दिया है सॉल्वे एंड मेयर ने 1990 में। इन्होंने ही ये जो टर्म है इमोशनल इंटेलिजेंस का जो टर्म है, ये इनके द्वारा क्वाइंड, यानी इन्होंने ही ये दिया था इस टर्म को। बाद में ये प्रचलित हुआ यानी कि डैनियल गोलमैन के द्वारा, कब, 1996 में, जब इनकी एक किताब पब्लिश हुई, नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। गोलमैन ने आईक्यू को इमोशंस से ऊपर जगह दी, और इन्होंने इमोशंस को डिफाइन किस तरह से किया है, 2 पार्ट में। इन्होंने कहा कि पर्सनल कॉम्पिटेंस और सोशल कॉम्पिटेंस। ठीक, अब जैसे अगर यही बात कहते हैं तो एक दोहा, हिंदी वाले पढ़े होंगे, हो सकता है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ना जानते हो, लेकिन हिंदी वाले तो बहुत आराम से पढ़े होंगे। और लोकोक्तियों में भी ये कहा जाता है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल झांका आप नो, हमसे बुरा न कोई। मतलब जब हम दूसरों के अंदर बुराई ढूंढनी शुरू करते हैं, तो वो, ये कबीरदास का शायद दोहा है, वो कहते हैं कि जब दुनिया की बुराई आप ढूंढने मैं निकला, तो मैंने देखा कि बुरा जो देखन मैं चला, जो बुरा देखने के लिए निकला कि हाँ उनके अंदर क्या कमी, उनके अंदर क्या कमी, उनके अंदर क्या कमी, तो बुरा न मिलिया कोई, तो मुझे किसी के अंदर कोई कमी दिखाई नहीं दी। जो दिल झांका आप नो, मुझसे बुरा न कोई, कि जब मैंने अपने आप को जाना, सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इंटेलिजेंस,
सेल्फ एनालिसिस, इसकी बात की जाती है कि स्व का अपने बारे में जब जानना, यानी कि जो विवेकानंद जी ने कहा ना वही बात कि आत्मावलोकन, टू इवेल्युएट आवर सेल्फ, जो दिल झांका आपनो, अपना जो सेल्फ इवेल्युएशन करके देखा मैंने, तो देखा बुरा न मिलिया कोई, यानी कि मैंने जो चश्मा लगा रखा है ना बुराई और अच्छाई का, उसी के हिसाब से हमें लोगों के अंदर बुराइयां और अच्छाइयां नजर आती हैं। यही आप इमैनुअल कांट की फिलॉसफी में देखेंगे कि वो कहते हैं कि जो स्पेस एंड टाइम को देखने के लिए दो चश्मे लगाए जाते हैं और उन्हीं चश्मों से ही हम स्पेस एंड टाइम में हर एक चीज को देख पाते हैं। उसके थ्रू उन्होंने 12 कैटेगरीज में पूरी चीजों को डिफाइन किया हुआ है। ठीक, तो वही पर्सनल कॉम्पिटेंस और सोशल कॉम्पिटेंस के फॉर्म में डैनियल गोलमैन ने दो तरीके से डिफाइन किया। ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है ना यहाँ बोर्ड पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। देखने में तो ये बहुत बड़ी इमेज लगती है, लेकिन इसी इमेज के सहारे सारी की सारी चीजें डिफाइन हो जाती है। एक स्क्रीनशॉट ले लो इमीडिएट, अभी आपको पता चल जाएगा। पानी आपका है, एक स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे भी बार बार देखते रहोगे तो अचानक से ध्यान रहेगा ये चीजें। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रहा है, देखो वही चीज जो शुरुआत में मैं कह रहा था। पहली चीज अपने आप यानी सेल्फ, दूसरा कंपोनेंट है इसका सोशल या समाज। अपने बारे में इधर लिखेंगे, एक देखने दो चार्ट, ऐसे चार्ट बना हुआ है ग्रिड टाइप का, देखो यहां लिखेंगे सेल्फ, यहां लिखेंगे सोसाइटी, यहां लिखेंगे अवेयरनेस, यहां लिखेंगे मैनेजमेंट, है ना। तो देखो ऐसे चार्ट बना हुआ है, इसको आसान रूप में हमने बना ही दिया था इसी वजह से कि यहाँ जो सेल्फ है तो सेल्फ के बारे में सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस सोशल मैनेजमेंट बन जाएगा ऐसे। तो सेल्फ अवेयरनेस यानी कि सबसे पहले कि अपनी स्व जागरूकता, खुद के बारे में जानने की जरूरत थी। तो खुद के बारे में हमने क्या देखा, पहला तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि हम अपनी क्षमताओं को पहचाने कि किसी कार्य को हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे, ये बात आती है किसमें, सेल्फ असेसमेंट में। क्या करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैसे करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं, क्या क्या हमें करना पड़ेगा, वो हो जाता है किसमें, सेल्फ असेसमेंट में। और कैसे करेंगे ये होता है सेल्फ अवेयरनेस में। देखो जरा क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। यही हर चीज को अलग अलग करके आगे की स्लाइड में जितने भी पॉइंट हैं सब पर एक स्लाइड बना दी हमने। ठीक है, अभी मान लो आपको हम एकदम सिंपलेस्ट से कहें कि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। चलो यहाँ पहले हम हिंदी मीडियम से बात करते हैं, फिर इंग्लिश पे आएंगे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जानेंगे। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, ग्रेजुएशन में है, अब आपके अंदर होता है क्या कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा या मैं आईएएस अधिकारी बन सकता हूं। पहला चीज स्व की जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस आता है कि हाँ मुझे आईएएस अधिकारी बनना है। उसके बाद पहला तो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ भाई मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम आईएएस अधिकारी बन सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। अब उसके बाद आप अपनी जो होती है लिमिटेशंस, अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना, यानी कि एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट, अपने बारे में असेसमेंट करना, अपने आप को जानना। फिर होता है इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस। अगर इसके अंदर कमी रही यहां पर भी तो वो होगा क्या कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, किसी ने कह दिया यार इंग्लिश में बहुत अच्छा नंबर मिलता है, इंग्लिश में एडमिशन करा लेते हैं, आप पहुंचे वाजीराम में एडमिशन करा लिए, अब वहां पर खटिया खड़ी कर देंगे वो। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को अगर वाजीराम में भेज दीजिए तो 50% चीजों को वो समझ ही नहीं पाएगा, रिटेंशन की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से पढ़ाया जाता है। अब बात आती है इंग्लिश मीडियम की कि कोई कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चा है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि हाँ मैं तैयारी करूंगा, मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ, उसने अपना असेसमेंट किया और गया और जाके दृष्टि के हिंदी मीडियम वाली कोचिंग में एडमिशन करा लिया। अब तो दृष्टि इंग्लिश मीडियम में भी हो गई है, लेकिन गए क्या और जाके वहां पर अपना असेसमेंट अगर ढंग से नहीं कर पाए, तो अगर आपके अंदर इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, अपनी भावनात्मक पर क्षमताओं का निर्धारण करने की क्षमता आपके अंदर नहीं है, तो आप गए हिंदी मीडियम में करा लिए, नहीं यार अब तो विकास सर पढ़ाते हैं, वहां बहुत अच्छा हिंदी में पढ़ाते हैं, वो हमें आ जाएगा, पढ़ तो लेंगे, समझ तो लेंगे, लेकिन लिखने में फिर आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने एक नई कोचिंग इंग्लिश मीडियम में भी डाल दी है। ये तो बात जब अपने पर चीजों को लेके समझोगे ना तो आराम से हो जाएगा। वही चीज अब आप फिर सिविल सर्विसेज में लेके आएंगे कि सिविल सर्वेंट के बारे में, तो आप सेलेक्ट हो गए, अब आप एक आईएएस अधिकारी हैं, आपको कहीं एक पोस्टिंग दे दी गई, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे। मान लो हिंदी मीडियम का
स्टूडेंट है, सेलेक्ट हुआ और उसकी पोस्टिंग मिल गई नागालैंड में, उसकी पोस्टिंग मिल गई अंडमान निकोबार में, उसकी पोस्टिंग मिल गई साउथ इंडिया के किसी स्टेट में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन जगह जैसे जगहों पर जहाँ की लैंग्वेज एकदम अलग है। अब हिंदी मीडियम से पढ़ा है, ये भी नहीं है कि इंग्लिश इतनी फ्लुएंट होगी कि वो मैनेज कर लेंगे। तो सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि यस, इफ आई एम सेलेक्टेड बाय द कमीशन आई कैन वर्क इन दिस एटमॉस्फेयर। अपने अंदर डेवलप करेंगे, बिल्कुल सेल्फ अवेयरनेस पर आएंगे और लेके वो कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे। फिर अपना असेसमेंट करेंगे, कंप्लीट असेसमेंट, अपनी वीकनेस जानेंगे कि हाँ हमारी यहाँ वीकनेस है, उस पर काम करेंगे, जो स्ट्रेंथ है उस पर हम उसको चीज को बढ़ाएंगे। फिर वही होगा कि सेल्फ इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं, अपने पारिवारिक, यही आपको मिलेगा एक और चैप्टर में ना कि जहाँ कारपोरेट और प्राइवेट और पब्लिक लाइफ वाली बात की जाती है कि प्राइवेट लाइफ में कैसे मैनेज करते हैं, पब्लिक लाइफ में कैसे मैनेज करते हैं, और वहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होते हैं उसको इसी से रिड्यूस किया जाता है। फिर क्या करते हैं, अपना मैनेजमेंट करना है, सेल्फ मैनेजमेंट पर उतरते हैं अगले स्टेप पर। तो सब पहली चीजें तो सेल्फ कंट्रोल, पहले अपना जो एक्चुअलाइज हो गया अब उसका अपना भी तो प्रबंधन करना है। उसी में पहला सेल्फ कंट्रोल, दूसरा ट्रांसपेरेंसी, तीसरा अडेप्टेबिलिटी, चौथा इनिशिएटिव, और एक दो पॉइंट्स हैं। जब ये अपना अवेयरनेस और अपना प्रबंधन हो गया, अब आते हैं जिस सोसाइटी में हम काम करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि सोशल स्फीयर में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जब पहुंचते हैं तो पहली चीज वही सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मिलती है, क्या, सोशल अवेयरनेस यानी सामाजिक जागरूकता। अगला पॉइंट हो जाएगा तीसरा। सामाजिक जागरूकता में क्या होता है कि जब समाज में जागरूकता है तो वो जो भावनाएं अभी तक आपने एसेस की है ना अपनी, अब उसी को सोसाइटी में लगाना है। तो जो सबसे पहली चीज लगानी है, जो सबसे पहले एक्सपेक्टेड होता है, वो होता है सिंपैथेटिक एंड एम्पैथेटिक बिहेवियर ऑफ सिविल सर्वेंट। सेकंड पर आता है कि ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस, अब चाहे प्राइवेट में हो चाहे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में हो, उसकी अवेयरनेस की बात की जाती है। तीसरे में होता है सर्विस ओरिएंटेशन की। जब ये अपना जो सोशल लेवल पर अवेयरनेस हो गई तो अब बात आती है सोशल मैनेजमेंट की। तो सोशल मैनेजमेंट में फिर वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो एक एक करके और फाइनली हम पहुंचते हैं टीम वर्क पर। तो यही गोलमैन ने एक्सप्लेन किया था 4 पॉइंट्स को लेके। हाँ, पॉइंट्स 2 सेल्फ और सोसाइटी, फिर इनमें भी अवेयरनेस और मैनेजमेंट। ठीक, एक स्क्रीनशॉट लिए रहिए, एक बार समझ गए, इन्हीं पॉइंट्स को हमें फिर फर्दर रिपीट करके लिखना है। चलो एक स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। ठीक है, हो गया। अभी देखते हैं अगली स्लाइड। अब चलते हैं पहले चीजों पर, वही सेल्फ अवेयरनेस पर लेके आएंगे। क्या है पहली चीज, सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता। ये कह रहा है कि किसी की भावनाओं, शक्तियों, कमजोरियों को जानने की क्षमता, किसी में खुद भी आते हैं और दूसरे भी आते हैं, मूल्यों और लक्ष्यों को संचालित करती है और निर्णय लेने के लिए आंतरिक भावनाओं का उपयोग करते हुए दूसरों पर उनके प्रभाव को पहचानती है। यही बात तो अभी तक हम कह रहे थे कि पहली चीज जो हो रहा है क्या, अपने बारे में जानना, अपना प्रबंधन करना, दूसरे के बारे में जानना, दूसरे का प्रबंधन करना, और फिर उनको उठा के अपने भावनाओं में परिलक्षित करना। यही कह रहा है क्या, सेल्फ अवेयरनेस। जो पहला कंपोनेंट था, कॉम्पिटेंसीज थी उसकी सेल्फ अवेयरनेस की, वो कौन सी थी, इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस। हालांकि पहले पर मेरे हिसाब मतलब इसमें अलग कर दिया हमने, लेकिन पहले पर होता है देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस। पहले जो कुछ भी करने जा रहे हो सबसे पहले आपके अंदर जो डेवलप चीजें होती हैं वो होती हैं क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस। या ये भी कहें कि जब अपना मूल्यांकन आप कर लेते हैं, अपने अवेयरनेस अपने बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या कहता है कि टू नो आवर ओन कैपेबिलिटी टू अकम्प्लिश अ टास्क एंड सेलेक्ट एन इफेक्टिव अप्रोच टू अ टास्क और प्रॉब्लम। यानी कि आत्मविश्वास क्या कर रहा है कि किसी भी कार्य को पूरा करने और या किसी कार्य की समस्या के लिए प्रभावी दृष्टिकोण का चयन करने आपकी अपनी क्षमता में विश्वास है। अपनी क्षमता में विश्वास करने की बात कर रहा है कि हाँ, टू नो आवर सेल्फ वेदर आई कैन डू इट और आई कैन नॉट, टू नो अबाउट दिस, टू डू कैन नॉट डू। लेकिन जब टू डू पर आते हैं ना हम, तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि यस आई कैन डू दिस। तो जब आप अपनी क्षमताओं का आकलन कर लेते हैं तो आपको अपने अंदर ही विश्वास आ जाता है, और वो होता है कैसे, वो आपको डेवलप करता है, आपके अंदर एक बिल्टअप करता है, उसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस से पहले जो सबसे पहली चीज जरूरत होती है वो होती है अपने बारे में जानना। जब जानते ही नहीं रहोगे तो कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे होंगी। तो पहला चीज वही होता है, कौन सा, इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस यानी भावनात्मक आत्म जागरूकता। यह जानना कि कोई क्या महसूस कर रहा है,
और क्यों महसूस कर रहा है। गोलमैन के अनुसार भावनात्मक आत्म जागरूकता किसी की भावनाओं और स्वयं और दूसरों पर इनके प्रभाव को पहचानने, बात देखो वही कह रहा है कि स्वयं और दूसरों पर उनके प्रभाव को पहचानने की क्षमता है कि मेरे ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा और सामने वाले के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। यही इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस में आता है। और जब ये जान गए कि इसका प्रभाव किस पर क्या पड़ेगा, हम पर और उन पर, तो फिर होता है कि उस चीज की एनालिसिस करना, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट। एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट यानी सटीक आत्म मूल्यांकन, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जानना। कह रहा है कि किसी की अपनी ताकत और कमजोरियों यानी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने के लिए आत्म जागरूकता महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति या कोई भी पर्सन है, चाहे आप हो या कोई और है, कि जो व्यक्ति सटीक आत्म मूल्यांकन में उच्च अंक प्राप्त करते हैं, वे अपनी क्षमताओं और सीमाओं से अवगत होते हैं, फीडबैक लेते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और जानते हैं कि कहां उनमें सुधार की आवश्यकता है। यही तो आपके टेस्ट सीरीज में करवाया जाता है आपसे। आप किसी भी कोचिंग में जहां भी पार्ट बने होंगे, मेंस के लिए जब आप जाते हैं तो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों समय में क्या होता है कि आपके मूल्यांकन के लिए टेस्ट पेपर बनाए जाते हैं, आपकी क्षमता का आकलन किया जाता है। वही हाल तो यहां भी करने के लिए कह रहे हैं कि वहां कोई और कर रहा है टेस्ट सीरीज में, आप अपना खुद मूल्यांकन करिए, खुद के बारे में जानिए, खुद अपना असेसमेंट करिए। और जब ये सारी चीजें होती है तो आपके अंदर जो डेवलप होता है वो होता है क्या, आत्मविश्वास। यानी ये तीनों पार्ट हो गए खत्म, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक्यूरेट सेल्फ अवेयरनेस और क्या हो गया, इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस हो गई। अब बात आती है कि जब सेल्फ के बारे में जान गए तो अब अपना जो प्रबंधन करने की बात कर रहा है, सेल्फ मैनेजमेंट की बात, कि अब इन सारी चीजों में कि इसमें किसी भी विघटनकारी भावनाओं और आवेगों को नियंत्रित करना, यानी जो आपके अंदर इमोशंस अब डेवलप हुई है ना, जिनके बारे में आप जान रहे हो, उनको कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना, उनको इन्फ्लुएंस करना कि कैसे वो काम करेंगे, पुनर्निर्देशित करना और बदलती परिस्थितियों को अपनाना और शामिल हो जाना, या चिंता और क्रोध जैसे कष्टदायक प्रभावों को नियंत्रित करने और भावनात्मक आवेगों को रोकने की क्षमता है, यानी मैनेजमेंट। अभी हाल ही में देखा गया, पिछले साल की ही बात है, शायद 2019-20 की बात है, शायद 20 या 21 में ही देखा गया, एक आईपीएस ऑफिसर थे, वो इतना ज्यादा परेशान हो गए थे, अपनी नौकरी में भी मैनेज नहीं कर पा रहे थे और अपने परिवार में भी मैनेज नहीं कर पा रहे थे, रोज रोज के झिक झगड़े बहुत ज्यादा हो गए थे, तो उससे कोप अप नहीं कर पाए और एक ट्रेन के आगे जाके उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। यानी कि उनके अंदर इंटेलिजेंट तो था, अगर बिना इंटेलिजेंस के आप सेलेक्ट नहीं हो सकते कभी भी। पहले अगर गलती से हो भी गए तो दूसरे में फंसेंगे, दूसरे से हो जाएंगे तो तीसरे स्टेप पर फंस जाएंगे। अगर तीनों को आप पार कर ले जा रहे हैं, आप इंटेलिजेंस है, लेकिन अगर आपके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, इमोशनल कॉम्पिटेंस नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, तो क्या होगा आगे जाके, फिर जब वही आप सोसाइटी में काम कर रहे हैं तो अपने परिवार और सोसाइटी, इन तीनों के बीच में जो मैनेजमेंट का काम होता है ना, मैनेजमेंट, प्रबंधन, ये नहीं कर पाता है व्यक्ति, तो फिर वो पूरे समय परेशान रहता है। तो अभी हम सोसाइटी के मैनेजमेंट की बात नहीं, अभी हम खुद के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। गोलमैन के मॉडल के अनुसार कि सेल्फ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द कंट्रोलिंग और रीडायरेक्टिंग वंस डिसरप्टिव इमोशन एंड इंपल्स एंड अडैप्टिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। अब इसमें देखते हैं तो 4-5 चीजें थी। सबसे पहली चीज थी सेल्फ कंट्रोल, इमोशंस आ गई, अपने बारे में जान गए। अब वो इमोशंस जो डेवलप हुई हैं उनको जरूरत है मैनेजमेंट में उनको कंट्रोल करने की, अपने आवेगों और संवेगों पर क्या करना है, नियंत्रण करना है। गोलमैन कहते हैं कि इट इज एबिलिटी टू कीप वंस इंपल्सिव फीलिंग, यानी जो आपके अंदर संवेगात्मक आवेगपूर्ण भावना और भावनाओं को नियंत्रण में रखने और उकसाए जाने पर, दूसरों के विरोध या शत्रुता का सामना करने पर, यहां तक कि दबाव में काम करते समय नकारात्मक कार्यों से रोकने की क्षमता के रूप में पहचानना है। क्योंकि देखो ये जो स्थिति आती है ये सिविल सर्वेंट के सामने प्रतिदिन आती है, कोई ऐसा दिन नहीं बीतेगा जिस दिन उसको इमोशनल सेल्फ कंट्रोल पर काम ना करना पड़े। इसीलिए ये सारी चीजें ढूंढी जा रही हैं एक सिविल सर्वेंट के अंदर। इतना ज्यादा दबाव है आपके ऊपर काम करने का, लोग आपको आएंगे जानबूझ के उकसा के जाएंगे क्योंकि फील्ड में आप ड्यूटी करेंगे। तो ऐसा नहीं कि वो उकसाएं तो आप पलट के एक थप्पड़ मार दें, यही तो मैनेज करना है, इसी को तो सेल्फ मैनेजमेंट कह रहे हैं। और इसी सेल्फ मैनेजमेंट का जो पहला स्टेप है वो है क्या, सेल्फ कंट्रोल, अपनी भावनाओं, आवेगों, संवेगों इत्यादि पर नियंत्रण करना, चाहे दूसरे के द्वारा उकसाए गए हों, चाहे नहीं उकसाए गए हों, चाहे कोई दबाव पड़ा हो या कार्य में किसी भी तरह से पॉजिटिव प्रोज या कॉन्स या पॉजिटिव और निगेटिव अप्स डाउन्स आए हों, उन आधार पर।
दूसरी चीज आती है इसमें सेल्फ मैनेजमेंट में, वो होती है ट्रांसपेरेंसी, सत्यनिष्ठा की बात या पारदर्शिता की बात। ठीक है, इसका मतलब है कि जो आपने कहा है या जो गाइडलाइंस आपको दी गई हैं उसके अनुसार कार्य करना, यानी जो आप उसके अनुरूप जो कहा गया है उसके अनुरूप अगर आप कार्य करते हैं तो आप विश्वसनीयता का पालन कर रहे हैं, यानी ट्रस्ट वर्दीनेस आपके अंदर है, नहीं तो नहीं है। पारदर्शिता जिसे सत्यनिष्ठा भी कहा जाता है का अर्थ है कि किसी के कार्यों का उसके कहे के अनुरूप होना। इट मीन्स जो भी आप कह रहे हैं उसको आप करेंगे। जब ऐसा करते हैं तो जो लोग होते हैं, सोसाइटी होती है, उनका आपके ऊपर विश्वास बढ़ता चला जाता है। तीसरी चीज आती है क्या, कर्तव्य निष्ठा या कॉन्शियसनेस, यानी जो चेतना का विकास हो रहा है। इसमें कह रहा है कि जिन लोगों में यह योग्यता होती है वे प्रतिबद्धताओं को, यानी जो कहा गया, जो इसके लिए आप प्रतिबद्ध हैं पूरी तरह से करने के लिए, उसको पूरा करने और वादों का सम्मान करने में सक्षम होते हैं। वे काम में अत्यधिक संगठित और समाधान, यानी कि कहा जाता है ना कि चेतना मर गई है। चेतना को आमतौर पे हम अगर बात करते हैं जब भावनात्मक रूप में, तो सामान्य शब्दों में से कहा जाता है आत्मा मर गई है। कह देते हैं लोग कि चाहे जितना बड़ा अधिकारी है लेकिन इसकी तो आत्मा ही मर गई। आत्मा मरेगी तभी तो वो आदमी करप्ट होगा। अगर उसकी आत्मा जागृत होगी, उसके अंदर चेतना का विकास रहेगा, तो क्या कोई व्यक्ति अनावश्यक पैसे लेगा? क्या कोई व्यक्ति है जो दूसरे की, यानी कि जो इंपैथी सिंपैथी की बात करे, उसको फील नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। इसीलिए तीसरी पार्ट पर ले आके इन्होंने किसकी बात कर दी है, चेतना की, कर्तव्य निष्ठा की। यानी आपके अंदर चेतना है तो आप अपने कर्तव्यों का पालन और निर्वहन करेंगे। तो आप आपकी ही बात की है कंटिन्यू ना, तो यही सेल्फ मैनेजमेंट में कर रहा है कि आप जो कह रहे हैं उसको करिए। फिर आता है फर्दर बात आती है फोर्थ पॉइंट पर, अडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलता की, कि आप जिस भी उसमें जाइए, जिस भी स्फीयर में, आपके अंदर वो लचीलापन होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए विद इन द वैरायटी ऑफ चेंजिंग सिचुएशन एंड विथ वेरियस इंडिविजुअल और ग्रुप्स। क्योंकि आपकी जो जॉब है वो कंटिन्यूअस ट्रांसफरेबल है। आप कभी यहाँ रहेंगे, कभी वहां रहेंगे, कभी वहां रहेंगे, एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य, हो सकता है आपको एक देश से दूसरे देश में भी भेजा जाए। तो आपके अंदर अगर लचीलापन नहीं होगा, एडेप्टेबिलिटी नहीं होगी, तो आप खुद को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो सोशल स्फीयर पे काम कैसे करेंगे? तो ये अगला पॉइंट था। फिर आता है लास्ट पॉइंट इसका, वो होता है उपलब्धि अभिविन्यास, यानी जिसको कहा जाता है ओरिएंटेशन किसका, अचीवमेंट का। ये कहते हैं कि सिर्फ चीजों को पूरा करने का मतलब उपलब्धि नहीं है कि आपको कोई टास्क दिया गया, आप उस चीज को कंप्लीट कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर जो है अचीवमेंट आ गया, आपने अचीव कर लिया। यह स्पष्ट के विपरीत अपने स्वयं के प्रयासों के माध्यम से चीजों को पूरा करना है। उत्कृष्टता के चुनौतीपूर्ण मानक है। यह योग्यता उन स्थितियों में सबसे प्रभावशाली ढंग से काम करती है जो किसी विश्वसनीय स्रोत के तत्काल ठोस प्रतिक्रिया प्रदान करती है। यानी कि जो आपको टास्क दिया गया है उसको सिर्फ कंप्लीट करना आपका कार्य नहीं है, उसका फीडबैक लेना, उसके बारे में जानना, उसके साथ अपनी इमोशंस को अटैच करना। जैसे मान लो एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन से देखा जाए फिर दोबारा, कि देखते हैं कि किसी आपको एक टारगेट दिया गया सरकार के द्वारा कि हाँ कुछ झोपड़पट्टियों का विकास हो गया है इन सड़कों के किनारे और इनको हटवाइए। अगर आपके अंदर अचीवमेंट का सीधा सीधा टारगेट रहेगा, आपका ओरिएंटेशन यही रहेगा कि आई हैव टू अचीव दिस, आप जैसे भी लेंगे पूरी की पूरी झोपड़पट्टी उजाड़ के रख देंगे। क्या यह तरीका उचित है? आप खुद में सोचिए। हाँ ठीक है कि वो इंक्रोचमेंट है, ये बात सही है, लेकिन क्या आप अपना टारगेट अचीव करने के लिए, आपका ओरिएंटेशन ऐसा हो सकता है कि आप जेसीबी लीजिए और पूरे रातों रात उखाड़ के फेंक दीजिए? उनका रिहेबिलिटेशन इज योर, वो क्या कहते हैं, आपका कार्य है, आपकी दक्षता का निर्धारण इसी हिसाब से किया जाएगा कि आप कैसे उस सिचुएशन में मैनेज करेंगे। और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि कुछ अधिकारी एकदम अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो अपनी पता चला साल भर की सैलरी देके वो रिहेबिलिटेट करा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आपके अंदर दया ऐसी हो कि अपना ही घर से सारी चीजें चली जाएं। ठीक, और इन सब चीजों को करने के लिए जो जरूरी चीज होती है अपने मैनेजमेंट के लिए, अपने अवेयरनेस के लिए, दोनों की बात कर रहे हैं, वो होता है इनिशिएटिव, यानी कि पहल। जब तक आप किसी कार्य के लिए पहल नहीं करेंगे आप उसको अचीव नहीं कर सकते। यहां बात खत्म होती है सेल्फ की, यानी सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट की। अब बात आती है सोसाइटी की, यानी सोशल अवेयरनेस की, जो थर्ड कंपोनेंट है डैनियल गोलमैन मॉडल का। इसमें कहते हैं कि सामाजिक नेटवर्क को समझते हुए दूसरे की भावनाओं को समझने, यानी अपनी भावना तो अब समझ चुके, अब हमें करने क्या है कि दूसरे की भावनाओं को समझने पर उन पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता, यानी कि द वे हाउ यू रिएक्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द
इमोशंस ऑफ अदर्स। अभी आपके अंदर तो जो सारी चीजें थी वो तो डेवलप हो ही गई हैं। जब आप सोसाइटी में आते हैं तो उनकी चीजों को जानना और उनके अनुसार प्रतिक्रिया करने की क्षमता को कहा जाता है सोशल अवेयरनेस। अब सोशल अवेयरनेस का जो पहला कंपोनेंट होता है वो होता है एम्पैथी, यानी कि समानुभूति। इसको सहानुभूति लिखा जाता है, लेकिन जनरल टर्म में देखें तो सहानुभूति भले हम लिख देते हैं, लेकिन उत्तर होता है इसका समानुभूति, यानी कि आप दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट मानते हुए, दूसरे की खुशी को अपनी खुशी मानते हुए कार्य करना, इसको कहते हैं एम्पैथी। सहानुभूति लोगों को दूसरे की भावनाओं, चिंताओं और जरूरतों के बारे में सूक्ष्म जागरूकता प्रदान करती है। इट मीन्स यू शुड नो अबाउट द माइक्रो एलिमेंट्स ऑफ अदर्स फीलिंग। Empathy gives people an absolute awareness of others' emotion, concern and needs. Minute level की बात की जा रही है। The empathetic individual can read the emotional currents, pics and non-verbal cues such as tone of voice or facial expression. मान लो आप पुलिस अधिकारी है, मान लो आप सेलेक्ट हो गए, एक आईपीएस अधिकारी हैं, आप ऑफिस में बैठे हुए हैं और कोई लड़की आती है, कोई औरत आती है जो कह नहीं पा रही अपनी भावनाओं। हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस का उसके साथ केस हुआ हो सकता है डाउरी प्रोहिबिशन से रिलेटेड कोई मामला हो, डाउरी से रिलेटेड कोई मामला हो सकता है कोई छेड़खानी का मामला हो सकता है कोई सीनियर ऑफिसर आपके ही डिपार्टमेंट का कोई हो जो उसको परेशान कर रहा हो, आपका जूनियर या आपका सीनियर। हो सकता है वो जहां वर्क प्लेस पर हो वहां उसको किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही हो। तो वो हो सकता है कई ऐसे केसेस में देखा जाता है कि वो कह नहीं पाती, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती। लेकिन एज ए सिविल सर्वेंट इट इज योर ड्यूटी टू अवेयर अबाउट द फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल, यानी दूसरे की भावनाओं को, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनके नॉन वर्बल जेस्चर, वर्बल नहीं, कह नहीं रही है, खड़ी है, रो रही है, देख रही है, जान रही हो सकता है कहना चाह रही हो पर कह ना पा रही हो, ऐसे इसी केसेस में देखे जाते हैं। तो यहां देखा जाता है कि अगर आपके अंदर एम्पैथेटिक बिहेवियर है, एम्पैथेटिक अप्रोच है, इमोशंस को जो समझने की अगर आपके अंदर क्षमता है, तो आप उस परिस्थिति में सबसे बेहतर कार्य कर सकते हैं। तो जो पहली चीज होती है वो होती है क्या? एम्पैथी। फिर दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस। चाहे आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे आप पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में हो, दोनों जगह की बात की जाती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है, जो एम्स हैं, जो उनका टारगेट है, जो उनके कार्य हैं, जो आपको कार्य उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है, उसके बारे में जानना है। क्योंकि अभी आप अवेयरनेस वाले स्टेज पर चल रहे हैं, तो उसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस। संगठन जागरूकता किसी संगठन में आंतरिक और बाहरी शक्तियों के संबंधों को समझने, यानी उनकी जो शक्तियां हैं उनको समझने, सीखने की क्षमता को संदर्भित करती है। संगठनात्मक जागरूकता योग्यता में वास्तविक निर्णय निर्माताओं और प्रभाव वाले व्यक्तियों की पहचान करने की क्षमता शामिल है। मिला कहना वही चल रहा है बस। You should know, you should be aware about the organizations and their aim, target, goal and everything. The third point is service orientation. अभी तक तो था ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड, अब आती है कि जो सर्विस की डिमांड है, जिस कार्य के लिए आपको रखा गया है, जिस कार्य के निष्पादन के लिए जो कार्य आपको दिया गया है, आप उसको कैसे करेंगे। सेवा अभिविन्यास, दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी मदद करने या सेवा करने की इच्छा है, क्योंकि आपको किस लिए अपॉइंट किया गया है? दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। एज ए सिविल सर्वेंट आप ये करते हैं, उनकी मदद करने के लिए, जो उनकी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए, सेवा करने की इच्छा है। इसीलिए सिविल सर्विसेज को सर्विस कहा जाता है, जॉब नहीं कहा जाता है। यह नौकरी नहीं है, यह जॉब नहीं है कोई, यह क्या है? सर्विस है, यह सेवा है। यानी आप इस कार्य के लिए आपकी इच्छा है कि सेवा करने की इच्छा है, इसीलिए इसको कहते हैं सिविल सर्विस। और सिविल मतलब जो लोगों की है, ठीक। इसका मतलब यह है कि ग्राहक व ग्राहक की जरूरतों को खोजने, उन्हें पूरा करने पर अपने प्रयासों को केंद्रित करना और स्टार बिक्री के कलाकारों को औसत से अलग करना। देखो जो सेकेंड पार्ट दिया हुआ है ना, ये सिविल सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये मॉडल सिविल सर्विसेज पर दिया नहीं गया है, ये दिया किसी और चीज पर गया था, मैनेजमेंट पर दिया गया था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई व्यक्ति है, चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन की चीजें हैं, उनके बीच में कैसे वो रिलेशनशिप बना के ऑर्गेनाइजेशनल जो टारगेट को अचीव करता है। तो अब ये हो गया कि जो सोशल अवेयरनेस यानी सामाजिक जो जागरूकता थी उसकी बात खत्म हो गई। अब चौथा पॉइंट जो गोलमैन मॉडल का है वो है क्या? सोशल स्किल रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी वही सोसाइटी का मैनेजमेंट। आपने देखा अपने जागरूकता के बारे में, आपने देखा अपना प्रबंधन के बारे में, आपने देखा समाज की जागरूकता के बारे में। अब बात आती है किसकी? समाज के प्रबंधन के बारे में, ठीक।
संघर्ष का प्रबंधन करते हुए दूसरों को प्रेरित करने, प्रभावित करने और विकसित करने की क्षमता, यानी कि दूसरों, अब बात आती है जब सोसाइटी में है तो आप दूसरों को प्रेरित करेंगे किसी कार्य करने के लिए, उसको प्रभावित करेंगे, अपने कार्य करके भी प्रभावित करेंगे, दूसरों से करवा के भी प्रभावित करेंगे, और उनके अंदर किसी भी तरह की क्षमता का विकास करके भी आप करेंगे। ठीक, सारा काम आप खुद ही थोड़ा करेंगे। रिलेशनशिप मैनेजमेंट डोमेन में ऐसी क्षमताएं शामिल है जिनका अन्य लोगों के साथ बातचीत पर सबसे सीधा प्रभाव पड़ता है। माने इंपैक्ट की बात कर रहा है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं सोसाइटी में ना, उसका उन पर, आप पर, या कैसे भी करके उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक, कुल मिला के बात यही है, भावनाओं को प्रभावित करना है। अब अगले में जाते हैं। अब देखते हैं इसका जो पहला कॉम्पिटेंस है, यानी पहली जो योग्यता होती है सोशल मैनेजमेंट की, वो होती है डेवलपिंग अदर्स, यानी दूसरों का विकास करना। खुद के बारे में जान गए, खुद को मैनेज कर लिया, सोसाइटी के बारे में जान गए, अब करोगे क्या? पहला काम तो यही है कि दूसरों को डेवलप करना। आप एक टर्म पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी से रिलेटेड ये टर्म है, जिसको कहते हैं सोशल वर्क, सामाजिक कार्य। ये समाजशास्त्र का ही एक ब्रांच है। इट मीन्स फिलेंथ्रोपी से थोड़ा सा हट के होता है, हेल्पिंग द हेल्पलेस टू हेल्प देमसेल्फ, यानी आप मदद कर रहे हैं कि आप किसी को भीख देते हैं तो आप उसको मदद करते हैं, दान देते हैं आप मदद करते हैं, चैरिटी करते हैं आप मदद करते हैं, आप एक किसी भी तरह से दया भाव दिखाते हैं आप मदद करते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति की मदद ऐसे करना कि वो खुद की भी मदद कर सके और भविष्य में दूसरे की भी मदद कर सके, ये हो जाता है सोशल वर्क। इट मीन्स यू आर डेवलपिंग अदर्स टू डेवलप देमसेल्फ एंड टू डू द सर्विस फॉर अदर्स। यही आता है पहला पॉइंट इसका सोशल मैनेजमेंट का, जिसको कहते हैं दूसरों का विकास करना या डेवलपिंग अदर्स। डेवलपिंग अदर्स मीन्स टू अंडरस्टैंड पीपल्स डेवलपमेंटल नीड एंड हेल्प इन बिल्डिंग देयर एबिलिटी। उनकी सिर्फ और सिर्फ मदद नहीं करना है, उनकी एबिलिटी को बिल्डअप करने में, उनकी जो क्षमता है उसका उनको रियलाइजेशन कराने में, और उन्हीं से वो कार्य करवाने का है। जैसे आप देखोगे ना, तो एक एग्जाम्पल हमें मिलता है रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हनुमान जी लंका के किनारे खड़े थे, जो समुद्र था, लंका जाना चाह रहे थे माता सीता का पता लगाने के लिए, तो खड़े रहते हैं, तो वहां जामवंत उनको याद दिलाते हैं कि का चुपसाद ही रही बलवाना। इट मीन्स द जामवंत वाज हेल्पिंग टू रियलाइज द रियल पोटेंशियल ऑफ हनुमान जी। सो यू आर अ जामवंत एज ए सिविल सर्वेंट। ये मत कहते ना कि रीच बना रहे हैं। देखो, आप वही जामवंत का काम करने जा रहे हो, आप कार्य तो करेंगे ही, आपका कार्य दिया गया। एक ऑर्गेनाइजेशन थी सुग्रीव की, उस ऑर्गेनाइजेशन को एक टारगेट दिया गया, उसमें आप पहले तो आप सेल्फ अवेयर हुए कि हाँ हम पता लगा सकते हैं, फिर सेल्फ को मैनेज किए कि हाँ ये चीजें हैं हमारे पास, फिर सोसाइटी को जाने की, जिस सोसाइटी में आप काम करने जाए, चाहे वो लंका की सोसाइटी हो, चाहे वो अयोध्या की सोसाइटी हो, चाहे वो बीच में किष्किंधा की सोसाइटी हो। अब बात आती है जो डेवलपिंग अदर्स वाली, तो सबसे पहली चीज वही कर रहे थे कि दूसरों के अंदर उनकी क्षमता का, उनकी पोटेंशियल को रियलाइज कराना। यही तो काम बाद में नल नील के द्वारा किया गया था, उनको भी याद दिलाया गया कि भाई देखो तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम पानी में पत्थर फेंकोगे तो तैरने लगेगा। किसी को, अंगद को रियलाइज किया गया कि भाई तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम वहां जाओगे, पैर धंसा दोगे तो पूरा कोई भी सभा में एक आदमी हिला नहीं पाएगा, तुम इतने ताकतवर हो। तो यही तो किया रामचंद्र जी ने। तो देखो क्या कर रहे हैं वो, सबसे एक्चुअली आइडियल, इसीलिए आइडियल स्वरूप भगवान श्री राम को माना जाता है कि जो आप सोच रहे हो ना कि ये चीजें एक होनी चाहिए, तो उनकी सारी चीजों को आप एक्सेप्ट कर लो, ऑटोमेटिक आपके अंदर वो डेवलप हो जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि करना क्या है। तो पहली चीज कर रहा है कि दूसरों का विकास करने में। अगला पॉइंट आता है कि जब हो गया तो इंस्पिरेशनल लीडरशिप एंड सिविल सर्वेंट शुड बी अ टीचर, शुड बी गाइड, शुड बी मैनेजर, शुड बी लीडर। लीडर मीन्स होता है टू लीड द पीपल। हालांकि लोग देखो लीडर को एक बहुत निगेटिव रिस्पेक्ट में देख जरूर लेते हैं कि भाई देखो बड़ा नेता बन रहा है, अरे बड़ा लीडर, पॉलिटिक्स ना करो। पॉलिटिक्स इतनी अच्छी चीज होती है, बीइंग अ लीडर इज अ वेरी गुड क्वालिटी। यू कैन लीड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट अ टाइम। आप देखिए तो एक अधिकारी हो सकता है बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस ना कर सके, लेकिन उससे कम पढ़ा लिखा, यानी उससे कम इंटेलिजेंट पर्सन हो सकता है कोई लीडर हो, कोई पॉलिटिकल पर्सन हो जो इन्फ्लुएंस कर सकता है एक बड़े मास को। आप जब डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ेंगे, उस डिजास्टर मैनेजमेंट में भी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आपको पढ़ाया जाएगा, या देखा जाएगा सोशल मैनेजमेंट की चीजें सिखाई जाएंगी, दंगा वगैरह की सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो पहली चीज आपसे कही जाती है, आप इंटरव्यू में भी वही बताएंगे, लिखेंगे भी वही, कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं, यू हैव टू फाइंड आउट अ पर्सन हु इज लीडिंग टू दिस मास।
इस मास मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इस पूरे पूरे जो भीड़ है ना, इसको नियंत्रित करने का सबसे अच्छा साधन होता है कि इसका लीडर ढूंढिए जो सभी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी कि वो क्या है, इंस्पिरेशन प्रोवाइड कर रहा है लोगों को। तो वो जब इतने लोगों को लीड कर सकता है, हमसे कम इंटेलिजेंट पर्सन, तो आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, आप पढ़े लिखे हैं, हर एक चीज के बारे में जान रहे हैं, आप एक अधिकारी हैं, तो आपके अंदर तो वो और चीजें डेवलप हो जानी चाहिए। और जब आप अपनी भावनात्मक बुद्धि पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको आप और बेहतर तरीके से एक वो यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि इंस्पिरेशनल लीडरशिप इंप्लाइज अ डिजायर टू लीड अदर्स। इंस्पिरेशनल लीडर्स आर एबल टू आर्टिकुलेट एंड अराउज इंथुजियाज्म फॉर ए शेयर्ड विजन एंड मिशन। ठीक, यानी कि प्रेरणादायक नेतृत्व का तात्पर्य दूसरों को नेतृत्व करने की इच्छा से है। प्रेरणादायक नेता एक साझा दृष्टिकोण, यानी जो उनका विजन होता है वो एक कॉमन विजन होता है, साझा दृष्टिकोण और मिशन के लिए उत्साह को व्यक्त करने और जगता के अनुसार आगे बढ़ने, दूसरों को जवाबदेह ठहराते हुए उनके प्रदर्शन का मार्गदर्शन करने के साथ साथ नेतृत्व करने में सक्षम है। आप मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं, आप नेतृत्व भी कर रहे हैं, उनको गाइड भी कर रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं, उनको प्रमोट भी कर रहे हैं, उनको प्रोवोक भी कर रहे हैं, उनको चैनलाइज भी कर रहे हैं, उनको मैनेज भी कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको करनी है और इन सोसाइटी करनी है, तो इसलिए सोशल मैनेजमेंट में ये सारी चीजें उठा के रख दी गई। तीसरी चीज आती है इन्फ्लुएंस, यानी आपका प्रभाव। यानी अगर आप क्या है कि प्रभाव विशिष्ट एजेंडे या कार्यवाही के पाठ्यक्रम पर समर्थन प्राप्त करने के लिए दूसरों को मनाने, समझाने, प्रभावित करने की क्षमता है, यही तो है इन्फ्लुएंस करना। इन्फ्लुएंशियल इज ए पर्सन, ये आप ट्रेड्स भी है, आप बार बार एक पढ़ेंगे कि आपसे पूछा जाए ना, कभी भी ऐसे इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाए कि व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू एज एन आईएएस ऑफिसर, व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू एज सिविल सर्वेंट, तो आप बता सकते हो कि यस आई हैव दिस क्वालिटी, क्योंकि ये क्वालिटी एक्सपेक्टेड है एक सिविल सर्वेंट से। तो आप अगर आप इस तरह की क्वालिटी भी कभी आपसे पूछ दी जाए ना, तो एक मॉडल और है, देखिए ना गोल, अरे वो ध्यान नहीं आ रहा, सेकंड एआरसी के साथ ही वो मॉडल भी पढ़ाया जाता है, अभी ध्यान आ जाएगा तो बता दूंगा। उसी मॉडल के जो 5-7 पॉइंट 7 पॉइंट्स दिए गए हैं ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा अपॉइंटेड एक मॉडल है, एक कमीशन था जिसने, नोलन्स कमीशन, यस द रिकमेंडेशंस ऑफ नोलन कमीशन। तो नोलन कमीशन की जो रिकमेंडेशन है ना, वही आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आपको कुछ नहीं आ रहा है ना, तो आप बेझिझक नोलन कमीशन के रिकमेंडेशंस को बता सकते हैं। आप इनके गोलमैन मॉडल्स के जो सजेशंस हैं उनको आप बता सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कह रहा है कि परिवर्तन उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की बात कर रहा है, चेंजिंग कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसको प्रभावित करते हैं, चाहे उसको बढ़ा देते हैं चाहे कम कर देते हैं, पर ज्यादातर समय क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो एज ए सिविल सर्वेंट यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द एक्टिविटी ऑफ अदर्स, बट यू आर इन्फ्लुएंसिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स। उनकी जो एक्टिविटी है ना उसको आप प्रभावित करते हैं। यह परिवर्तन आरंभ करने, प्रतिबंधित करने दोनों के लिए है, यानी आप स्टार्ट भी करवा सकते हैं, क्लोज भी करवा सकते हैं। जो लोग परिवर्तन उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि आप जो सिलेक्ट होकर जा रहे हैं उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, वे परिवर्तन की आवश्यकताओं को पहचानते हैं, ज्ञान की यथास्थिति को बदलते हैं और इस बदलाव के चैंपियन के रूप में जाना जाता है। इट मीन्स यू आर अवेयर अबाउट एवरीथिंग ऑफ दैट सिचुएशन, उस परिस्थिति के बारे में हर चीज आप जान रहे हो, तो उस चीज को जानकर उसको प्रभावित करना, यानी कि आप बन जाते हैं कैटलिस्ट, सोशल कैटलिस्ट। अगला पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, संघर्ष प्रबंधन या कठिन व्यक्तियों, लोगों के समूहों या तनावपूर्ण स्थितियों को कूटनीति और चातुर्य को संभालने की क्षमता है। यही तो कहा, यही तो एक्सपेक्टेड है आपसे। अब देखो धीरे धीरे जब आप अपने बारे में जान गए, मैनेज कर लिए, सोसाइटी के बारे में जान गए, उसको मैनेज कर रहे हैं, उसी में एक एक पॉइंट करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं आप, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ऐसी स्थितियों को कैसे मैनेज किया जाए, इसको एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी अवेयर हैं इसके बारे में। फिर बिल्डिंग बॉन्ड्स, मतलब जो लोग आपको मिले हैं, जो सोसाइटी मिली है, उसके अंदर खुद एक प्रेरणा स्रोत बनकर, एक लीडर बनकर, उनको इन्फ्लुएंस करके, उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करके, उनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है उसको स्ट्रांग करने की बात कर रहा है सोसाइटी मैनेजमेंट। इसका अर्थ है कि सहायक संबंधों का पोषण करना, जो लोग बंधन बनाते हैं,
व्यापक अनौपचारिक नेटवर्क को विकसित करते हुए बनाया। इतना ज्यादा बवाल नहीं लिखने की जरूरत है, आप अपने मन से लिखो, कोई जरूरत नहीं इन सारी चीजों को फॉलो करने की। बस आपके अंदर पता, देखो एक 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 करके स्टेप आप पीछे से भी देखते चले आओगे ना, तो यही था कि जब आप क्या कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पर्सनालिटी को। फिर बात ये देखो, यहां से पहले चलेगी, पहले दूसरों का विकास करना है सोसाइटी में, फिर एक लीडर्स की तरह आप उनको एक नया दृष्टिकोण प्रदान करना, आगे बढ़ाना, उनके ऊपर एक प्रभाव डालना है, एक कैटलिस्ट की तरह, यानी कि उस रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाना है, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना। अब ये सारी चीजें होंगी तो उनके बीच की जो बॉन्डिंग है उसको क्या करना है, स्ट्रांग करना है। और आखिरी स्टेप पर आते हैं, वो होता है कोलैबोरेशन या टीम वर्क। एज ए टीम यू हैव टू लीड द टीम, you have to promote the team, you have to achieve the target of the organization which is provided to you, and that is social organization by the government। टीम वर्क और सहयोग, दूसरों के साथ सहयोग पूर्वक काम करने, एक टीम का हिस्सा बनने, अलग अलग या प्रतिस्पर्धी के रूप में काम करने के लिए या विपरीत रूप में एक साथ काम करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करना है। बस हो गया। तो देखो इमोशनल इंटेलिजेंस में जो कुछ भी पूछा गया वो आपने पढ़ा। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है पढ़ा, ये टर्म किसने दिया ये पढ़ा, जो साल्वे और मेयर का मॉडल था, एबिलिटी मॉडल। बस सिंपली है कि अपने बारे में जानना, दूसरों के बारे में जानना, खुद को मैनेज करना, दूसरों को मैनेज करना, और ओवरऑल आपकी बिहेवियर में जो रिफ्लेक्शन दिखाई देता है वो बात करते हैं एबिलिटी मॉडल साल्वे एंड मेयर का, जो 1990 में दिया गया। फिर दूसरे जो मॉडल जिससे कि फेमस हुई इमोशनल इंटेलिजेंस क्यूशेंट के ऊपर यानी IQ के ऊपर EQ को जो प्रमोशन दिया गया वो दिया गया डैनियल गोलमैन के मॉडल के द्वारा, जो दिया गया 1996 में। किताब थी कि EI या इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन बी बेटर देन IQ, क्योंकि हमने बहुत सारे रिफ्लेक्शन से देखे कि इंटेलिजेंस होने के साथ साथ देखा कि अगर भावनाएं विकसित नहीं हुई तो वह व्यक्ति कार्य करने में उतना सक्षम नहीं होगा। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल आप देखेंगे, मणिपुर में एक IAS अधिकारी थे आर्मस्ट्रांग पामे, जिनका नाम था, उन्होंने मणिपुर से आसाम और नागालैंड के बीच में एक 100 किलोमीटर की रोड बनवाई बिना सरकारी फंड के। यानी लोगों की प्रॉब्लम्स को उन्होंने देखा, पहले तो अपनी सारी कॉम्पिटेंसेस देखे, खुद को मैनेज किया, फिर दूसरों यानी सोसाइटी को देखा, उसके बारे में अवेयर हुए। अब उसके मैनेजमेंट उन्होंने लोगों को चैनलाइज किया, लोगों को प्रमोट किया, बहुत सारे फंडिंग्स मांगी, लोगों को अवेयर किया कि आप खुद फंड इकट्ठा करो, मैं बनवा दूंगा। और ये कितना बेहतरीन एग्जाम्पल एज ए सिविल सर्वेंट आर्मस्ट्रांग पामे ने दिया। आप इसको कोट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। मणिपुर का है, कभी सर्च करिएगा इस IAS अधिकारी के बारे में जिसने बिना सरकारी सहायता के 100 किलोमीटर की रोड बना के खड़ी कर दी। और एक सोशल स्फीयर में देखा जाता है, अपने पीछे बढ़ के आप देखोगे तो राजा राम मोहन राय का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, और कहीं ना जाओ तो सबसे ज्यादा मिलता है महात्मा गांधी के अंदर, जिन्होंने ये तक कह दिया कि मैं मुट्ठी भर धूल से इस पूरे ब्रिटिश हुकूमत की नींव उखाड़ के रख दूंगा। ये बात उन्होंने कही थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान। ठीक, तो इतनी सारी चीजें, इसलिए आपको उन पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ाया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है। जो इमेज हमने 4 बना रखी थी उसको ध्यान रखिएगा। EI से जो भी क्वेश्चंस आते हैं इन सारे पॉइंट्स को लिखिए, आपको सबसे बेहतरीन नंबर मिलेगा। ठीक, तो जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए हमारा ऑफिशियल चैनल। स्टे कनेक्टेड एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच।